learners, in this video we are going to talk about periodical essays. हम देखेंगे कि periodical essay क्या होते हैं, इनका उदय कब हुआ, कैसे हुआ. So let's see what is a periodical essay. A periodical essay was a new literary form that emerged during the early part of the 18th century. तो ये new literary form के रूप में 18th सेंचुरी के शुरुआती दौर में ये इस्टेब्लिश हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था. इसके पहले कोई भी पीरियोडिकल पेपर पब्लिश नहीं हुए थे. 18th सेंचुरी में ये इंट्रोड्यूस हुआ था. इट वाज अ नॉन फिक्शनल प्रोज फॉर्म that was published in magazine, newspaper and journals at regular intervals. तो ये क्या थे, एक नॉन फिक्शनल प्रोज फॉर्म में ये लिखे जाते थे. फिक्शनल और नॉन फिक्शनल क्या होते हैं? फिक्शनल वर्क्स जिनमें इमेजिनेशन की बात होती, कल्पना की बात होती, लाइक पोइट्री, नॉवेल, ड्रामा, स्टोरीज़, ये फिक्शन पे बेस्ड होते हैं, कल्पना पे बेस्ड होते हैं. जबकि नॉन फिक्शनल वर्क्स क्या होते हैं? जिनमें इमेजिनेशन की बात नहीं होती, फैक्ट की बात होती, रियलिटी की बात होती, लाइक एसे, न्यूज़ रिपोर्ट, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी. तो ये सारे क्या होते हैं? नॉन फिक्शनल. तो ये नॉन फिक्शनल प्रोज वर्क्स थे जो किस में पब्लिश होते थे? मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में, एक रेगुलर इंटरवल में पब्लिश होते थे, लाइक वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, थ्राइस इन अ वीक और इन रेगुलर पब्लिकेशन. तो इस तरह से ये पब्लिश होते थे. A.R. Humphrey had aptly observed. A.R. Humphrey ने क्या कहा था? If any literary form is the particular creation and the particular mirror of the Augustan age in England, it is the periodical essay. तो लिटरेचर का काम क्या होता है? सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करना, क्योंकि लिटरेचर क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मिरर ऑफ द सोसाइटी, कि समाज में जो भी घटनाएं हो रही, जो भी चीज़ें घट रही, जो भी ट्रेंड में है, उसको लिटरेचर के रूप में प्रेजेंट करना, लिटरेचर में दिखाना. जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है कि हम कैसे दिख रहे हैं. उसी तरह से सोसाइटी कैसी है, कैसी दिख रही है, वो हम किस में देखते हैं? उस समय के लिटरेचर में देखते हैं, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिटरेचर में देखते हैं. तो हम्फ्री ने क्या कहा था कि यदि उस समय 18th सेंचुरी में अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर लिटरेरी फॉर्म है जो उस सोसाइटी को, इंग्लैंड में 18th सेंचुरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंग्लैंड को, तो वो क्या है? पीरियोडिकल ऐसे. पीरियोडिकल ऐसे जो थे उस समय 18th सेंचुरी में, अर्ली 18th सेंचुरी में इंग्लैंड को रिफ्लेक्ट कर रहे थे. उस समय की इंग्लैंड सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने वाला अगर कोई लिटरेरी जॉनरा था, कोई लिटरेरी फॉर्म था, तो वो था पीरियोडिकल पेपर्स. The term periodical essay appears to have been first used by George Coleman the Elder and Bernal Thornton in their magazine The Connoisseur. The rise of the genre began with the Dunton. तो यहाँ पे पहली बार जो ये टर्म था पीरियोडिकल ऐसे, ये यूज़ करने वाले कौन थे? जॉर्ज कॉलमन द एल्डर एंड द बर्नल थॉर्नटन. ये दोनों ने इस वर्ड को, पीरियोडिकल ऐसे को पहली बार यूज़ किया था. किस में? इन देयर मैगज़ीन, अपनी मैगज़ीन द कनॉइजर में, जो कि 1754 से 56 के बीच में पब्लिश होती थी. उसमें इन्होंने ये टर्म पहली बार यूज़ किया था. द राइज ऑफ द जॉनरा बिगिन विद द जॉन डंटन. और फिर इसका राइज जो है, इसका डेवलपमेंट, इसका उदय शुरू हुआ जॉन डंटन के एथेनियन गैजेट से. ये भी एक पब्लिकेशन था, एथेनियन गैजेट. इसमें इन्होंने इसका फिर उदय शुरू किया. किसने? जॉन डंटन ने. ऑन 17 मार्च 1691, 17 मार्च 1691 में ये एथेनियन गैजेट शुरू हुआ था और यहीं से इसका उदय शुरू हुआ. मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिंगल ऐसे पीरियोडिकल्स ऑफ द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीरियोडिकल पेपर्स थे वो कौन कौन से थे? द टेटलर, जो कि 1709 से 1711 में पब्लिश हुआ. द रैम्बलर एंड द स्पेक्टेटर. तो ये 3 इंपॉर्टेंट थे. इसके अलावा इडलर भी था और भी थे, पर ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थे. द टेटलर, द रैम्बलर एंड द स्पेक्टेटर. अकॉर्डिंग टू कैरल मेयर्स, तो यहाँ पे कैरल ने डेफिनेशन दी पीरियोडिकल पेपर की. इन्होंने बताया कि पीरियोडिकल पेपर्स क्या होते हैं?
पीरियोडिकल पेपर ऐसे इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। पीरियोडिकल पेपर जो है एक न्यूज़पेपर से डिफरेंट होता है। तो न्यूज़पेपर के फॉर्म में ये भी पब्लिश होता था, जिस तरह से न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं उसी तरह से ये भी पब्लिश होते थे पीरियोडिकल एसेस, पर ये न्यूज़पेपर से डिफरेंट होते थे इन दैट द न्यूज़पेपर कंसर्न विद मैटर्स ऑफ द मूवमेंट ब्रॉट एज सुन एज पॉसिबल बिफोर द पब्लिक। एंड तो न्यूज़पेपर क्या होते हैं, जो भी इवेंट हुई, जो भी घटना हुई, उसको जल्दी से जल्दी प्रेजेंट करना। अब तो सोशल मीडिया आ गया, तो जैसे ही कोई घटना होती तुरंत लोगों के सामने वो प्रेजेंट कर दी जाती। तो न्यूज़ की ये खासियत है कि न्यूज़ क्या होगी, इवेंट होने के तुरंत बाद लोगों के सामने प्रेजेंट कर दी जाएगी। एंड द एसे कुड प्रोसीड नो मोर लेजर कोर्स। और ये जो होते न्यूज़ वो लेजर नहीं होती, लेजर मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए। तो कोई भी न्यूज़ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। जो घटना हुई वो न्यूज़ हमने देखी, फिर वो न्यूज़ क्या हो जाती, पुरानी हो जाती। लेकिन पीरियोडिकल जो होते हैं वो घटना के तुरंत बाद प्रेजेंट नहीं किए जाते, घटना के तुरंत बाद उनको प्रेजेंट नहीं किया जाता है। और ये क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब इनको एजेस बाय एजेस पढ़ा जाता है। जैसे ये जो पीरियोडिकल पेपर्स हमने देखे, टेटलर, रैमलर, तो इनको आज भी पढ़ा जाता है। तो ये किसी न्यूज़ की तरह नहीं होते कि आज इवेंट हुआ और वो न्यूज़ पुरानी हो गई, तो ऐसा नहीं होता। सो essay could proceed no more leisure course. Both media used the same format and had essentially the same audience, the middle and the upper middle classes. और दोनों, जिस तरह से न्यूज़ पेपर पढ़ने वाले भी कौन होते हैं, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास पीपल होते हैं, उसी तरह से जो ये पीरियोडिकल ऐसे होते हैं इनको पढ़ने वाले भी कौन होते हैं, मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास। तो ऑडियंस सेम है पर फॉर्मेट दोनों का अलग होता है, पीरियोडिकल पेपर का अलग और न्यूज़पेपर का अलग। द पीरियोडिकल एसेज डेल्ट विद द मैटर्स दैट वर कंटेम्प्रेरी बट नॉट इमीडिएट विद द मैनर्स एंड मॉरल्स। वही चीज़ है कि पीरियोडिकल ऐसे किससे डील करते हैं, मैटर दैट वर कंटेम्प्रेरी। तो उस समय कंटेम्प्रेरी मतलब उस सोसाइटी के समय में जो भी मैटर्स होते थे उनको इमीडिएटली प्रेजेंट नहीं किया जाता था, पहले उनको एनालाइज किया जाता है, उन पे वर्क किया जाता है और फिर उन्हें सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किया जाता है पीरियोडिकल के फॉर्म में। इसका एम क्या होता है, द एम ऑफ द लिटरेरी पीरियोडिकल ऑफ द 18th century was admittedly the analysis and criticism of the contemporary life of the reformatory purpose। तो इसका लक्ष्य क्या होता था पीरियोडिकल पेपर का, कि जो उस समय 18th century की जो सोसाइटी थी इंग्लैंड की, उनको एनालाइज करना, उनके लाइफस्टाइल को एनालाइज करना और फिर उनको क्रिटिसाइज़ करना मतलब उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्ज़र्व करना कि उनमें क्या क्या फॉलीज़ हैं, किस तरह से उनकी लाइफ में कमियां हैं, वो क्या गलतियां कर रहे हैं, तो उनको एनालाइज करेंगे। फिर उनको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, टू रीफॉर्म, उनको रिफॉर्म करने के लिए, उसमें चेंज लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, उनमें जो गलतियां हैं, जो फॉलीज़ हैं, उनको करेक्ट करने के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ताकि लोग उन पीरियोडिकल्स को पढ़ें और अपनी गलतियों को पहचानें और उसमें सुधार करें। Men needed to have an instruction and an example in order to know how to act, and that example was provided by the periodical। तो हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं, जब हम कोई वर्क पढ़ते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ वो चीज़ गलत हो रही, वो मुझे अपने अंदर से सुधारनी है, और हमारे सामने वो एक एग्ज़ाम्पल होता है। तो लोगों को उनकी गलतियों का, उनकी फॉलीज़ का पता कैसे चलेगा, उनको कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इन पीरियोडिकल पेपर्स के थ्रू लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता था, उनके सामने एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट किया जाता था और उन एग्ज़ाम्पल्स को देखकर लोग खुद को सुधारते थे। तो यहाँ पे क्या है, क्या काम होता था पीरियोडिकल पेपर का, एक एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट करना टू इंस्ट्रक्ट द पीपल, ताकि लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो लोग उससे इंस्ट्रक्शन लेके खुद को सुधारते थे। मोहम्मद नईम गिव्स रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ द पीरियोडिकल। तो मोहम्मद नईम ने यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हैं कि क्यों इतना पॉपुलर था उस समय पीरियोडिकल पेपर 18th सेंचुरी में। इट गेव व्हाट द कंटेम्प्रेरी वांटेड, प्लेजर एज वेल एज इंस्ट्रक्शन। तो उस समय के जो कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड पीपल थे, सोसाइटी जो थी, वो क्या चाहती थी किसी भी लिटरेरी वर्क से कि उनको प्लेजर भी मिले, मज़ा भी आए और इंस्ट्रक्शन भी मिले। तो ये दोनों काम कर रहा था पीरियोडिकल, उससे लोगों को खुशी भी मिलती थी, प्लेजर भी मिलता था
और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस भी उनको मिलते थे कि वो अपने आप को सुधार सकें. इट वॉज नाइदर टू लिटरेरी टू comprehend एंड अप्रिशिएट बाय द कॉमन पीपल नॉट टू जर्नलिस्टिक. तो ये ना तो बहुत ज़्यादा लिटरेरी होता था जैसे पोइट्री, नावल, ड्रामा, इस तरह से बहुत ज़्यादा लिटरेरी भी नहीं होता था और ना ही बहुत ज़्यादा जर्नलिस्टिक होता था जो कि न्यूज़ है इस तरह से भी नहीं होता था. तो ये दोनों का मिक्सचर होता था. इसमें लिटरेचर भी होता था जो लोगों को इंस्ट्रक्ट करता था और जर्नलिज्म भी होता था. मीट द फैक्ट ऑफ द एम्फरल राइटिंग. इट कुड बी डिस्कस्ड एट द एम्फरल राइटिंग मीन्स 2-3 पेजेस के ये पीरियोडिकल पेपर होते थे तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लेंदी नहीं होते थे, पढ़ने में बहुत ईजी होते थे. कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज़ होती थी, बहुत ईजी लैंग्वेज में ये लिखे होते थे. इट कुड बी डिस्कस्ड एट द टी टेबल. इतने छोटे होते थे, इतने स्मॉल होते थे कि इनको टी टेबल पे बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता था और इन अ कॉफ़ी हाउस. इट लाइटन्स एंड ब्रेविटी वर इट्स टू मेजर. और इसके मेजर 2 क्वालिटी क्या थी जिसकी वजह से ये पॉपुलर हुआ? इट्स लाइटनेस एंड ब्रेविटी. बहुत छोटा, बहुत स्मॉल होता था और लाइट होता था, ईजिली समझ में आ जाता था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं होती थी. मोस्ट ऑफ द पीरियोडिकल एसेइस्ट यूज्ड अ सिंपल एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल यूज़ करते थे सो दैट दे कुड बी ईजिली अंडरस्टूड. इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल ऑफ द ऑगस्टन एज. तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल इस एज में पब्लिश हुए? द टेटलर जो कि 1709 से 1711 के बीच में पब्लिश होता रहा. फाउंडर कौन थे इसको, कौन लिखते थे ये? रिचर्ड स्टील इसके फाउंडर थे. पब्लिश्ड इन थ्राइज इन अ वीक. 3 बार ये पब्लिश होता था हफ्ते में, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. एम क्या था इसका? टू एक्सपोज द फॉल्स आर्ट ऑफ द लाइफ. लाइफ को गलत तरीके से जो लोग जी रहे थे उनको एक्सपोज करना, लाइफ की फॉल्सनेस को एक्सपोज करना. दूसरा था द स्पेक्टेटर जो कि 1711 से 1712 के बीच में पब्लिश हुआ. फाउंडर कौन था? जोसेफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टील. तो ये दोनों का एडिशन था, जोसेफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टील. ये डेली पब्लिश होता था. द स्पेक्टेटर डेली पब्लिकेशन होता था इसका. और इसका एम क्या था? टू एनलिव इन मॉरलिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मॉरलिटी. मतलब लाइफ को मॉरलिटी के साथ जीना. और मॉरलिटी में क्या होनी चाहिए? विट होनी चाहिए. और विट में क्या होना? विट कैसे आएगी? मॉरलिटी से. मतलब मॉरलिटी आएगी विट से और विट आएगी मॉरलिटी से. द रैम्बलर थर्ड पीरियोडिकल ऐसे, दैट इज़ द रैम्बलर जो कि 1750 से 1752 के बीच में ये पब्लिश होता रहा. और इसके एडिटर कौन थे? फाउंडर कौन थे? सैमुअल जॉनसन थे. और ये हफ्ते में 2 बार पब्लिश होता था, ट्यूसडे एंड सैटरडे. इसका एम क्या था? टू प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉफिट एंड लिटरेरी डिलाइट टू द रीडर्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉफिट भी मिले, मतलब हमको इंस्ट्रक्शंस भी मिले और डिलाइट भी मिले रीडर्स को. तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉफिट प्रोवाइड करना एंड डिलाइट टू रीडर, ये इसका एम था. और लास्ट था इडलर. ये भी सैमुअल जॉनसन का ही पब्लिकेशन था. सैमुअल जॉनसन ही इसके फाउंडर थे. और ये कब पब्लिश होता था? 1758 से 1760 के बीच में ये पब्लिश होता रहा. वीकली पब्लिश होता था, हफ्ते में 1 बार ये पब्लिश होता रहा. तो इस तरह से ये कुछ पीरियोडिकल पेपर्स थे इम्पॉर्टेंट जो उस समय ऑगस्टन एज में पब्लिश होते थे. तो ये हमने देखा कि पीरियोडिकल पेपर्स क्या होते हैं, इसका राइज कैसे हुआ, कैसे इसका उदय हुआ, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल पेपर्स थे. तो आई होप आपको ये पीरियोडिकल पेपर्स समझ में आ गए होंगे, इनका राइज आपने देख लिया. थैंक यू.